चले इस बीच अब रुख करते हैं बिग मार्केट वॉइस की तरफ और बाजार की बिग पिक्चर कैसी है उसी को समझने के लिए आज हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज रूबरू हो रहे हैं निर्मल बांग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीईओ राहुल अरोरा से। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ हैं निर्मल बांग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के सीईओ राहुल अरोरा और मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं राहुल गुड मॉर्निंग। मार्केट में एक वन वे रैली इस समय जो अब अगर हम मार्च से देखेंगे, मार्च लो से तो सबको लगा कि बहुत बड़ी रैली हो गई, लेकिन मैं अभी रिसेंटली सुनील सिंघानिया सर से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2021 में भी हम 18,600 पर थे, तो हम टेक्निकली वहीं पर हैं और 1.5 साल की अर्निंग्स उस बीच में इतनी शानदार रही हैं। तो आप किस कैंप में हैं? आप मानते हैं कि इन लेवल्स पर अभी भी रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है या आप यहाँ पर थोड़े कॉशियस होंगे आप? थैंक यू फॉर हैविंग मी अनुज। और इसका जवाब देने से पहले मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि इट्स अमेजिंग टू सी योर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। आई थिंक इट्स इंस्पायरिंग एंड योर व्यूअर्स शुड टेक a lot of inspiration and heart from it. So thank you. मैंने आपसे ही इंस्पिरेशन ली थी एक्चुअली। हम दोनों ने नोवाक जोकोविच और नडाल से लिया है, लेकिन बट फुल क्रेडिट टू यू फॉर दैट। बट अनुज, आई थिंक आपका पॉइंट बहुत वैलिड है, क्योंकि अगर 2 साल से मार्केट इफेक्टिवली कहीं गया नहीं है, 18-20 महीने जैसे आप कह रहे थे, पर एक होता है अनुज, हिस्टोरिकली हमने देखा कि अगर मार्केट किसी रेंज से टूटता है या कोई स्टॉक टूटता है, जिस भी रेंज के ऑन विच एवर साइड ऑफ द रेंज इट ब्रेक्स आउट, तो वहाँ जाके थोड़ा नहीं रुकता, फिर थोड़ा रीरेट हो जाता है। तो मुझे यही लगता है कि अगर, क्योंकि हम ऑल टाइम हाइज के इतने करीब हैं, अगर ये ब्रेकआउट हो गया तो ये सिर्फ 18,800 या 19,000 पे नहीं रुकेगा। हो सकता है देयर बी एन अटेम्प्ट एट 20,000 ऑन द निफ्टी, और लोग शायद इसके लिए तैयार भी नहीं थे कुछ महीने पहले, राइट। इसमें 2-3 चीज़ें अनुज, आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ जो इंडिया के लिए हुई है कि क्रूड जो है वो 70-80 के बीच में आराम से फिट हो गया। अभी कुछ ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रूड में नहीं दिखने को मिल रही, और ये हमारे इन्फ्लेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो इन्फ्लेशन है अनुज, वो सप्लाई साइड है, वो डिमांड साइड नहीं है। जैसे यूएस में 50% इन्फ्लेशन हाउसिंग का है, हमारा 50% जो है वो खाने के पदार्थ से है, और उनका तेल से डायरेक्ट संबंध है। तो एक वो है। दूसरा, आई थिंक जो हेडलाइन इन्फ्लेशन लास्ट आई है WPI की, जो -3.5 और CPI की 4% के आसपास, वो RBI को बहुत कंफर्ट देगी। एक ही जोकर इन द पैक है जो यूएस फेड ने पिछले 2-3 दिन में किया है, जहां पे हिंट कर रहे हैं कि शायद 1-2 हाइक और होंगे, और अगर हाइक ना भी हो तो कट शायद अगले 18-24 महीने में ना हो। मेरे को लगता है कि अगर ये कमेंट्री नहीं आई होती तो देयर वाज अ गुड चांस कि दिवाली तक हम इंडिया में पहला रेट कट देख लेते, राइट। आपकी GDP ग्रोथ 7% आई है, मोस्ट पीपल आर प्रोजेक्टिंग 6% फॉर करंट फिस्कल ईयर। उसके चलते अनुज, अगर आप देखें, जर्मनी रिसेशन में चला गया है, न्यूजीलैंड में रिसेशन चालू हो चुकी है, चाइना के डेटा पॉइंट्स इतने वीक आए हैं। तो अगर आप एक फॉरेन इन्वेस्टर हैं जो आप ग्लोबल एलोकेशन कर रहे हैं, तो इंडिया डेफिनेटली इज लुकिंग लाइक द प्लेस टू बी, बिकॉज हमारे मैक्रोज काफ़ी शानदार शेप में हैं। जो हम अक्टूबर-नवंबर लास्ट ईयर में बात कर रहे थे कि दुनिया में रिसेशन अब तक आ जाएगी, इंडिया में भी इसका इम्पैक्ट होगा, ग्रोथ 5-5.5% होगी, नथिंग हैज़ प्लेड आउट टू दैट इफेक्ट। तो आई थिंक ये एक लॉजिक है कि बाजार यहाँ पे क्यों है और 17,000 या 18,000 पे नहीं है। और मुझे लगता है कि कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड कि अगर ये ऑल टाइम हाई टेकआउट हो गया तो ये शायद 20,000 पे एक डार्ट जरूर मारेगा, और बहुत जल्दी मारेगा। बहुत इंटरेस्टिंग। 20,000 मतलब यहाँ से भी करीब और 2,000 पॉइंट की रैली, तो इसको लीड कौन करेगा, बैंकिंग या कोई और सेक्टर? अनुज, आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स कुड बी रिलायंस, मेरे हिसाब से। बैंकिंग एट द मार्जिन, बिकॉज बैंकिंग में क्या हो रहा है अनुज कि आप आज पीक ROA, पीक नेट इंटरेस्ट मार्जिन, पीक एसेट क्वालिटी, पीक क्रेडिट ग्रोथ, सब कुछ पीक चल रहा है। तो अगर आप देखेंगे पिछले 2 क्वार्टर में ICICI बैंक के रिजल्ट्स, मैं उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ, बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्टॉक ने कुछ खास किया नहीं है, क्योंकि अब लोग देख रहे हैं कि अगर यहाँ से निम्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे या थोड़ी रिटेल पे शायद कोई स्लिपेजेस वगैरह आए एसेट क्वालिटी वगैरह पे, क्योंकि सब कुछ पीक पे चल रहा है। तो मुझे लगता है कि एक तो रिलायंस हो सकता है, दूसरा कंज्यूमर हो सकता है, क्योंकि RBI गवर्नर ने भी अपनी स्पीच में कहा था कि रूरल में थोड़ी रिकवरी अब दिख रही है, रबी क्रॉप सीम्स टू बी ऑन ट्रैक, एंड बाय ऑल मेट्रिक्स आई थिंक अनुज, अगर मॉनसून 85-90% भी नॉर्मल हो गया ना, विच इज बिलो नॉर्मल, आपके रेजर्वॉयर लेवल जो हैं वो 21 साल के हाई पे हैं। उत्तर प्रदेश को अगर छोड़ दे ऑन अ पैन इंडिया बेसिस, 21% हायर देन आवर लॉन्ग टर्म एवरेज। सो आई थिंक अगर थोड़ा 10-15% मिस भी हो गया मॉनसून में, तो उतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैनेज हो जाएगा फ्रॉम अ क्रॉप पर्सपेक्टिव। तो आई थिंक रिलायंस, FMCG, फार्मा,
एंड सीमेंट। रिलायंस पर आप क्यों इतना बुलिश हैं? क्योंकि काफी लोगों को परेशान किया रिलायंस ने, कुछ स्टॉक चल ही नहीं रहा है ये। अनुज, आप ये भी याद रखिए कि रिलायंस का एक 10 साल का कंसोलिडेशन था, वहां से ब्रेकआउट होके मल्टी बैगर हो गया था, जैसे लीवर के साथ भी हुआ था। तो थोड़ी देर की कंसोलिडेशन में कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक ये एशियन पेंट्स में भी आपको देखने को मिलेगा, HDFC बैंक में भी हुआ है। आई थिंक जो कोर बिजनेस है उसके अलावा जो वो एट द मार्जिन कर रहे हैं, आई थिंक बहुत सारे बिजनेस में उनका राइट टू विन है, चाहे वो मीडिया हो, एंटरटेनमेंट हो, टेलीकॉम हो, रिटेल हो, और नंबर सब दिख रहे हैं। आपको याद होगा अनुज, जब 8-10 साल पहले ये इन्वेस्टमेंट्स हो रहे थे तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहे हैं, इसका फ्यूचर क्या होगा। बट देयर हैज बीन अ डेमोन्स्ट्रेटेबल ट्रैक रिकॉर्ड एंड देयर इज अ राइट टू विन, क्योंकि आज की डेट में आप या तो मार्केट लीडर हैं या मार्केट लीडर को उस स्पेस में चैलेंज कर रहे हैं, राइट? तो आई थिंक इवन द नॉन ऑयल एंड गैस बिजनेस, विच आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एबिडा कंट्रीब्यूशन नॉन ऑयल एंड गैस से बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ सो इट विल नॉट बी कि रिलायंस यहाँ से डबल हो जाएगा, पर जितना उसका वेट है, अगर वो आपको 15% भी कंपाउंडिंग दे दे तो बहुत लोग बहुत खुश होंगे रिलायंस से। फार्मा एक और सेक्टर है जो बहुत अंडर परफॉर्म कर चुका है, कंज्यूमर भी बहुत अंडर परफॉर्म कर चुका है, और यहाँ पे मुझे लगता है कि अर्निंग्स जो हैं आपको पॉजिटिवली सरप्राइज करेंगे। फार्मा में डोमेस्टिक फार्मा की मैं ज्यादा बात करूंगा, नॉट पीपल दैट हैव अ ग्लोबल एक्सपोजर। और जैसे मैंने कमोडिटी प्राइसेस की बात की, अगर जो हाई कॉस्ट इन्वेंट्री जब हम सीमेंट कंपनी से बात करते हैं फर्स्ट क्वार्टर के बाद रिप्लेनिश हो जाएंगी, तो आई थिंक जो बाकी के 9 महीने बचे हैं इस फीसदी में आपको बहुत पॉजिटिव सरप्राइज मिलेगा। तो ये 3 सेक्टर्स आई थिंक लीड करेंगे अलॉन्ग विद रिलायंस। आई थिंक इफ बैंक निफ्टी इज एट बेस्ट अ मार्केट परफॉर्मर तो हमारा काम हो जाएगा। बिल्कुल, बैंक निफ्टी फिर अगर रिलायंस चल जाए और बाकी सेक्टर चल जाए तो बैंक निफ्टी मार्केट परफॉर्म भी करे तो ठीक है। आईटी का जिक्र नहीं किया आपने। आज सुबह सुबह जो खबर आई TCS को लेकर, वो एक बड़ा क्लाइंट, वो डील रिन्यू नहीं हुई, उसका थोड़ा कंसर्न है। लेकिन मिड कैप आईटी में बहुत शानदार मोमेंटम है, एक डायकॉटमी बन गई है, लार्ज कैप में सेलिंग आती है, मिड कैप में बाइंग आती है। तो आई थिंक अनुज, इसमें हमारा हाउस व्यू जो गिरीश का रहा है कि FY24 में अगर हम देखें जो करंट फीसदी है उसमें चाहे टॉप लाइन हो चाहे बॉटम लाइन हो, हमारे कवरेज में जितने लार्ज कैप कंपनीज हैं कोई डबल डिजिट आपको प्रॉफिट ग्रोथ भी नहीं देखा। आई थिंक उनकी टॉप लाइन ग्रोथ 3 से 5% है और अर्निंग्स ग्रोथ आई थिंक 6 से 8% के आसपास है। FY25 में क्योंकि यहाँ पे बेस डिप्रेस्ड है, थोड़ा बेटर हो सकता है, लेकिन वो भी चैलेंज हो सकता है क्योंकि अभी तक यूएस का रिसेशन आया नहीं। तो अगर यूएस का रिसेशन आता है इन द सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर तो FY25 के आंकड़े भी आपको थोड़ा रिवाइज करना पड़ेंगे। जिस कॉन्ट्रैक्ट की आपने बात की, हालांकि वो ऑलमोस्ट 70-80% कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये दर्शाता है कि मूड इतना पॉजिटिव नहीं है। आपने डेफिनेटली ईपैम का देखा होगा जो और बहुत सारे ऐसे हैं, देखिए क्योंकि जो BFSI कंपनीज हैं या जो भी, इनके लिए डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग हो जाती है जो आपके क्लाइंट्स हैं। तो ये नेसेसरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो, वो डिफर भी हो सकते हैं। तो अगर वो डिफर हो जाए 12-18 महीने तो आपकी करंट ईयर की अर्निंग्स पे ऑब्वियसली इंपैक्ट आएगा जो आपने अज्यूम किया है। मुझे लगता है अनुज, इसको खरीदने का वक्त शायद दिवाली के आसपास होगा। उस वक्त हमें तक आई थिंक अगले 4-5 महीने में हमें पता चल जाएगा अंदाजन कि यूएस इकोनॉमी में हो क्या रहा है और क्लाइंट कैंसिलेशंस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स आ रहे हैं जो जुलाई में, थोड़ी कमेंट्री उस लेवल पे चालू हो जाएगी। तो अभी देयर इज नो नीड टू गेट इन अ हरी is my sense. There is no need to be massively underweight as well. अगर मार्केट का वेटेज 12-13% है, आप 200-300 बेसिस पॉइंट अंडरवेट रह सकते हैं। लेकिन आई थिंक यहाँ से अगर आपको 10% और नीचे मिल जाए, यू कैन सर्टनली स्टार्ट निबलिंग इन। आपको अल्फा इतना शायद ना मिले, इसीलिए मैंने इतना जिक्र नहीं किया। ठीक है। सीमेंट में आपकी टॉप पिक्स क्या होंगी? मतलब अंबुजा ACC तो खैर आपकी प्रेफर्ड पिक्स नहीं है, लेकिन उसके अलावा कुछ और? आई थिंक अनुज, अल्ट्राटेक इज डेफिनेटली, जिस तरह से कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात हो रही है, आई थिंक अल्ट्राटेक विल डेफिनेटली बी वन। मिड कैप से आई थिंक दालमिया सीमेंट। अगेन हमारा बेसलाइन असम्पशन यह है अनुज के मोस्टली सीमेंट कंपनीज की वॉल्यूम ग्रोथ अगले 2 साल 8 से 12% होगी। और क्योंकि पेटकोक, कोकिंग कोल, क्रूड प्राइसेस काफ़ी कम हो गए हैं, ये काफ़ी सारे कंपनीज हैं जो एबिडा पर मेट्रिक टन आपको 1000 से 1500 के बीच में चले जाएंगे, जो आज की डेट में नहीं है। आई थिंक ब्रॉडली सीमेंट कंपनीज आर बिटवीन 700 एंड 1100। हमारा मानना है कि यह 1000 से 1500 के बीच में हो सकता है। तो आई थिंक अल्ट्राटेक इन द लार्ज कैप, दालमिया इन द स्मॉल कैप, मिड कैप, एंड आई थिंक अगर आप डाउन द मार्केट कैप चेंज आए तो आप JK ट्विंस भी देख सकते हैं या बिरला कॉप भी देख सकते हैं। तो आई थिंक अगर सीमेंट में अगर एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो 2 स्टॉक्स जो आपने जिक्र किया, उनके अलावा ये कुछ 4-5 नाम हैं जो सीमेंट में हमें लगता है कि अच्छा कर सकते हैं। बहुत शानदार।
फार्मा में सॉरी नाम मिस हो गए थे, फार्मा में कहाँ बुलिश? फार्मा में अनुज जैसे मैंने कहा, या तो आप एक बहुत ही बेहतरीन हाइब्रिड मॉडल ढूंढिए यूएस और डोमेस्टिक के बीच, जैसे सन फार्मा है, या फिर आप फिर डोमेस्टिक फोकस ही रखिए, क्योंकि सन का स्पेशलिटी पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। अगर आप देखेंगे कि सिकोवा, इलुमिया जो ड्राई आइज और सोरियासिस के ड्रग्स हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मार्केट शेयर भी गेन कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी इंडियन कंपनीज की इतनी तगड़ी पकड़ नहीं है स्पेशलिटी में जैसे सन की ग्लोबल मार्केट्स में है। तो और सन का डोमेस्टिक बिजनेस भी ठीक है। अगर मैं डोमेस्टिक में देखूं अनुज, तो मुझे लगता है कि टोरेंट फार्मा इज लुकिंग गुड। ऑब्वियसली दे मेड वन वेरी बिग एक्विजिशन 2000 करोड़ का रिसेंटली, वो इंटीग्रेट होने में थोड़ा समय लगेगा, बट आई थिंक टोरेंट इज लुकिंग गुड। अजंता फार्मा एक हमें लगता है काफी अच्छा नाम हो सकता है। जेवी केमिकल्स और एक रीसेंट लिस्टिंग है अनुज जो करेक्ट होने का नाम नहीं ले रही, वो मैनकाइंड है। आई थिंक अगर वो आपको 1300 के आसपास मिल जाए, 1250-1300 के आसपास, इट्स अ गुड एंट्री पॉइंट। तो आई थिंक ये कुछ नाम है, सन, टोरेंट, अजंता, जेबी और मैनकाइंड अगर 1250-1300 पे मिल गया तो आई थिंक वहां पे भी आप एंट्री कर सकते हैं। लिस्टिंग की बात की आपने, आज एक इंटरेस्टिंग लिस्टिंग होने जा रही है आईक्यू की, और बहुत लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं डिक्सन के साथ कि क्या ये नेक्स्ट डिक्सन बन सकता है। यहाँ पर आपका क्या व्यू होगा? 400 के करीब लिस्टिंग लिस्ट हो चुका, लिस्ट हो चुका 400 के करीब। ओके, तो आई थिंक अनुज ये एग्जैक्टली डिक्सन से कंपेयर नहीं हो सकता, क्योंकि डिक्सन सर्व्स अ लॉट मोर इंडस्ट्रीज और उनका बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये कंपनी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये ओडीएम प्लेयर है, पहले तो लाइटिंग में है, प्रीमियम लाइटिंग में है। अब आप कह सकते हैं कि लाइटिंग कैन बी अ कमोडिटी प्लेयर, वो मैं समझता हूँ, वर्किंग कैपिटल के थोड़े इश्यूज होंगे, बट आप इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 32%, रिटर्न ऑन इक्विटी इज क्लोज टू 40%। मार्जिन्स देखिए, ग्रॉस मार्जिन्स आर द हाईएस्ट इन कंपेरेबल पीयर्स, एबिडा मार्जिन्स कुछ 22-23% हैं। और अगर आप 9 महीने के नंबर्स को एनुअलाइज करें तो ये साल का जो FY23 का जो वैल्यूएशन बनता है पी पे, वो करीबन 34-35 टाइम से बनता है। तो अगर ये 2 साल 25% ग्रो कर ले अनुज, तो फिर आपकी वैल्यूएशन इन द लो 20s आ जाती है। तो आई वोंट बी सरप्राइज अगर ये स्टॉक ये साल डबल हो जाए, ये साल के एंड से पहले ही डबल हो जाए, क्योंकि हमें डिक्सन का अनुभव है और क्या हुआ था। आई थिंक 3000 का स्टॉक कुछ 20-25 हज़ार रुपए हो गया था, बट आई वुड नॉट कंपेयर इट लाइक टू लाइक अनुज, बिकॉज डिक्सन इज डूइंग अ लॉट मोर, यू नो, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर्स, मोबाइल फोन, सेट टॉप बॉक्सेस, बहुत बड़ा है। डिक्सन को तो एक ज़माने में यू नो यूज्ड टू कॉल इट द फॉक्सकॉन ऑफ इंडिया, और ऑब्वियसली बिकॉज प्रिडोमिनेटली कन्वर्टर था तो उसके एबिडा मार्जिन्स लो सिंगल डिजिट्स में होते थे, पर डिक्सन को वैल्यूएशन रिटर्न रेशियोज पे मिलता था अनुज, और टॉप लाइन ग्रोथ पे ये कंपनी में वो क्षमता है कि वो बहुत अच्छा करे। मार्केट में आइडियाज की कमी बहुत है अनुज, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तंगी है आइडियाज की। मैं आपको कहता हूँ, जब मैं हम फंड मैनेजर्स की बात पैसा करते बहुत है और एग्जैक्टली तो ऐसे इश्यूज जो है ना बहुत अच्छे कर जाएंगे। मैं लोगों को अक्सर कहता हूँ कि अगर आज वेस्ट लाइफ भी लिस्ट करता ना तो डबल या ट्रिपल हो मैं जाता। एक्चुअली मेरा लास्ट सवाल वेस्ट लाइफ पर ही था, क्योंकि मैं आपको लास्ट के लिए रिजर्व कर रहा था। एक क्या डिफरेंट कर रहा है जो क्यूएसआर बाकी क्यूएसआर नहीं कर पा रहा है? क्योंकि बाकी क्यूएसआर में इतनी बड़ी करेक्शन हुई, ये स्टॉक लगातार लाइफ टाइम हाईज लगा रहा है। इस पे अनुज मैं आपके साथ आधे घंटे एक्चुअली मैंने सुरभि के साथ रिसेंटली एक शो किया था बिल्कुल वेस्ट लाइफ पे, और हमने कुछ 20 मिनट इस पे चर्चा की थी, पर मैं आपको 3-4 बेसिक पॉइंट्स दे देता हूँ। ये एक ऐसी कंपनी अनुज जो रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड करने वाली है, वो है जो जुबिलेंट 10 साल पहले करता था, और ये डाइन इन बिजनेस है अनुज, राइट? तो अगर ये 35-40% रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस बन जाए तो इसको वही मल्टीपल्स मिलेंगे जो जुबिलेंट को मिलते थे अगर मार्केट तेजी के मूड में है। तो ये 55-60 का मल्टीपल सस्टेन कर जाएगा अगर मूड अच्छा है। इसमें सबसे अच्छी बात अनुज ये है कि इसने ना तो दूसरे कंट्रीज में जहाँ पे रिस्क है वहाँ पे एंटर किया है, उनके काफ़ी कंपेटिटर्स ने नेपाल, बांग्लादेश, टर्की, श्रीलंका वगैरह में जहाँ इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं वहाँ पे इंडोनेशिया वगैरह में एंटर किया है, तो वो इन्होंने नहीं किया। दूसरा, इन्होंने अपने प्रोडक्ट को प्रीमियमाइज किया है, वो दूसरे प्रोडक्ट्स में जैसे चाइनीज़, बिरयानी वगैरह किसी चीज़ में नहीं गए। जो समझ में आता है वही करो और उसको प्रीमियमाइज करो। एक ही डाइवर्सिफिकेशन की है बेवरेजेस में, कॉफ़ी में, और उसका ग्रॉस मार्जिन सिस्टम वाइड ग्रॉस मार्जिन के 10-15% हायर है। तो ये बंदा जो है वो मार्जिन सोच रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सोच रहा है। और सबसे बड़ी बात अनुज, इसके जो स्टोर ओपनिंग्स है ना, ये किसी रॉयल्टी बेनिफिट से लिंक नहीं है। आप सारे जो रिसेंटली लिस्टेड पिछले 2-2.5 साल में देखेंगे, अगर इंडिया थोड़ा बहुत स्लो डाउन हो गया तो उन कंपनियों को स्टोर्स ओपन करने ही रहेंगे, क्योंकि उनका जो मास्टर फ्रेंचाइज एग्रीमेंट है उनको रॉयल्टी बेनिफिट्स मिलते हैं।
इसमें इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें और भी चीज़ें हैं, बट ये ब्रॉडली यही थॉट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अनुज कि प्रमोटर्स के पास 55% है, पूरी फैमिली इसी बिजनेस में इन्वेस्टेड है, तो ऐसे कोई की मैन रिस्क नहीं है। जैसे जुबिलेंट में जब प्रतीक पोटा साहब ने छोड़ा था तो बहुत लोगों को लगा था कि अब क्या होगा, तो ऐसे कोई की मैन रिस्क वैसे है नहीं, क्योंकि पूरी फैमिली इसमें इन्वेस्टेड है। तो कुछ सॉफ्ट पॉइंट्स हैं, कुछ हार्ड पॉइंट्स हैं, बट ब्रॉडली आई थिंक कि अगर यहाँ से भी कोई स्टॉक, अगर आपका 3-4 साल का व्यू है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि वेस्टलाइफ यहाँ से भी आपको डबलर मिले, 1500-1600 आराम से हो सकता है। ओके, तो राहुल आपको ज़्यादा खुशी किस चीज़ की है, वेस्टलाइफ ऑल टाइम हाई पर होने की या जोकोविच का नंबर 23 होने की? सबसे ज़्यादा खुशी अनुज ये है कि आप फिट हैं, लेकिन ऑब्वियसली ही इज़ नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, बिकॉज मार्गरेट कोर्ट का एक और उनको कैप्चर करना है, बट ऑब्वियसली मेंस टेनिस में। बट आई थिंक अनुज कभी कभार, क्योंकि फेडरर, नडाल और जोकोविच का इम्पैक्ट इतना रहा है, सबके अलग अलग पसंदीदा होते हैं, बट आई थिंक बचपन से हम किसी को देख के, बट आई थिंक दे आर ऑल द 3 ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ आवर जनरेशन। आई थिंक इट वुड बी अनफेयर टू पिक वन ऑफ द लॉट। मेरा एक बायस रहता है, क्योंकि मैं उनको फॉलो करके बड़ा हुआ हूँ पिछले 10-12 साल में। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो की हैं, मैंने अपने पर्सनल लाइफ में उससे सीख लेने की कोशिश की है, तो ऑब्वियसली एक थोड़ा झुकाव रहता है। बट आई थिंक वी आर जस्ट ब्लेस्ड कि हम एक ऐसे एरा में थे जहाँ पे जोकोविच, नडाल, फेडरर तीनों ने मतलब इतना जॉय हम सबको दिया है। एब्सोल्युटली, शायद हमारी लाइफ टाइम में दूसरा ऐसा एरा ना आए। लेकिन राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच करने के लिए, और थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स, और मुझे और मोटिवेट करने के लिए। चलिए, तो ये बात हुई आज बिग मार्केट वॉइसेस में राहुल अरोड़ा के साथ। अब चलते हैं नीरज जी के पास और सौंप देते हैं उनको बागडोर ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए। जी हाँ, बिल्कुल शुक्रिया अनुज। और डेफिनेटली एक तरफ बर्गर से आप वेल्थ बनाइए और दूसरी तरफ आप फिटनेस ज़रूर रखिए, जैसे कि अनुज ने बनाई है। तो बात हो रही थी वेस्टलाइफ डेवलपमेंट की, जो मैकडी के नाम से बर्गर आप खाते होंगे। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस स्टॉक ने दिखाया है। ये देखिए 835 रुपये एक साल के अंदर मैं देख रहा था, 70% की रैली इसमें बनी, और यहाँ से भी डबल हो सकता है, ऐसा राहुल को लगता है। तो डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कंजम्पशन की भारत में।